Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So let's begin today. What has changed in the world in last 2 months? Sathology एपिसोड में आपको बहुत स्वागत है। क्या बदला है पिछले 2 महीने में विश्व में? तो आपको लेना पड़ेगा मई और जून। अभी जून चल रहा है, जून का अंत है। मई और जून में बहुत कुछ बदल गया है। 2 युद्ध हुए, मतलब तीन तो तीसरा चल ही रहा है। तो एक तो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, फिर भारत ने उसको रिटेलिएट किया, और फिर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। वहाँ पे अमेरिका भी इन्वॉल्व है, जर्मनी भी इन्वॉल्व था, यूके भी इन्वॉल्व था। तो कोलिशन ने अटैक किया ईरान के ऊपर और ईरान ने ज़बरदस्त रिटेलिएशन दिया जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि इजरायली डिफेंस भी फेल हो गया वहाँ पे। तो पिछले 2 महीने में बहुत कुछ हुआ है जिससे पूरी दुनिया एक तरीके से बदली। इन 2 महीनों में ट्रम्प की भी वीकनेस दिखाई दी और साथ में भारत ने बड़े कठोर कदम भी उठाए। फ्री ट्रेड डील्स भी साइन करी, यूके के साथ साइन करी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। पहले से नेगोशिएशन चल रहा था लेकिन ये सब कंक्लूड हुई। प्लस डिप्लोमेटिकली भारत ने चाइना को और पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दिया एससीओ में। ट्रम्प की नेटो समिट बर्बाद हुई और ट्रम्प का डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी क्वेश्चन किया गया। ये सब तो मीडिया की खबरें हैं। मैं आपसे बात करूंगा और पर्सपेक्टिव, धार्मिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। देखिए कि भारत की रक्षा का दायित्व हम भारतीयों सबका तो है ही, लेकिन भारत की रक्षा का दायित्व का मतलब असली अर्थ होता है सनातन धर्म की रक्षा, वेदों की रक्षा, पुराणों की रक्षा, उपनिषद की रक्षा। उसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। मतलब सब लोग कुछ जान के कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं जान के, बट वही काम चल रहा है मेन, कि किस तरह हम सनातन धर्म को की रक्षा भी करें और लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध पे। बड़ा मेजर डेवलपमेंट्स हुआ वहां पे। इस बार भारतीय टेक्निक, भारतीय स्ट्रेटेजी के साथ और भारतीय इनपुट्स वाली, मैं इनपुट्स बोलूंगा सिर्फ, वाली मिसाइल्स के साथ अब रशिया का अपर हैंड आ गया है यूक्रेन के ऊपर। जो एफपीवी ड्रोन्स का यूक्रेन का ड्रामा देखते हैं वो 1-2 केसेस का है, लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं है। अथवा रशियन डोमिनेंस इज ऑन द ग्राउंड। उन्होंने रिसेंटली लिथियम माइन को भी लिया डोनेट्स्क के पास में, और सेंट्रल यूक्रेन की माइंस को भी भारत टारगेट कर रहा है, रशिया टारगेट कर रहा है। ये इंसिडेंट जो है इस अर्थ शैटरिंग मोमेंट फॉर नेटो, क्योंकि नेटो की पूरी जो एनर्जी है ये निकल जाएगी अब डिफेंड करने में कि कैन दे इवन कंटिन्यू फर्दर और नॉट। और रशिया ने ओपन वार्निंग दिया नेटो को कि जो उन्होंने यूक्रेन के साथ किया है वो उसका 10 गुना करेंगे यूरोप के साथ, क्योंकि वहाँ मर्सी नहीं रही। यूक्रेन के साथ रशिया सॉफ्ट है, अभी भी सॉफ्ट है, क्योंकि वहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग हैं और रशिया उनको इतना डैमेज नहीं करना चाहता है, उसी के लोग हैं। और रशिया का और कीव का बहुत पुराना संबंध रहा है, ये आज का संबंध नहीं है। अब आते हैं कि तो वो एक स्टेलमेट है पोल का। तो आप देख रहे हैं कि रशिया जो है इट इज स्टैंडिंग ग्राउंड। तो वेस्ट के वेस्ट मतलब जो 4 कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसके एलाइज हैं जर्मनी, कुछ हद तक फ्रांस, और बाकी कंट्रीज डोंट केयर। यही है वेस्ट। उसको पूरे वेस्ट को ज्योग्राफिकल रीजन मत मानिए, ये वेस्ट है। और डिसीजन मेकिंग जनरली होता है यूके में या फिर यूएस में होता है।
कुछ हद तक जर्मनी में होता है, वो इनपुट्स लिए जाते हैं। फ्रांस को अपील किया जाता है ताकि फ्रांस उनके साथ रहे, नहीं तो भाग जाएगा फ्रांस। इटली को मजबूरन उनके साथ ही रहना पड़ेगा, बाकी सारी कंट्रीज को मजबूरन उनके साथ रहना पड़ेगा। इसी को आप वेस्ट बोलते हैं। दिशा का नाम नहीं है, पॉलिटिकल यूनिट है। इसी का आर्म्ड यूनिट है नेटो। लेकिन ये तो रशिया एक पोल बन गया। दूसरा पोल बन गया आपका भारत। तो भारत के साथ अमेरिका इन सभी वेस्टर्न ब्लॉक्स के लिए नेगोशिएट करा ट्रेड डील के लिए। उसको अमेरिकन कंपनीज के लिए ट्रेड डील चाहिए और भारत के साथ ट्रेड डील करने में उसको बड़ा सा मार्केट मिलेगा। लेकिन भारत को तो अपने किसान बचाने हैं। भारत में अगर भारत का जो रुपये है वो इज स्ट्रॉन्गर इन परचेजिंग पावर पैरिटी देन अमेरिका, क्योंकि आप उसमें वहाँ पे 100 रुपये में बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं। 100 रुपये का मतलब हो गया यहाँ पे $1 अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपये में आप बहुत चीज़ खरीद सकते हैं। जो भी करेंसी रेट चल रहा है इस समय, 85 रुपये में अमेरिका में कुछ नहीं खरीद सकते। एक बोतल पानी का भी शायद नहीं आएगा रिटेल पे, है ना। वो रिटेल की बात कर रहा हूँ, बल्क की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 35 बॉटल खरीदें तो कॉस्को में सस्ता मिल सकता है, बट जनरली पानी भी नहीं आएगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी तो कुछ हुई नहीं। इसका मतलब $1 इज इक्वलेंट टू, इन इंडिया अगर बोला जाए तो भोजन के उसमें कंपेयर करें तो $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज, $30। मतलब $30 कमाने पड़ेंगे अमेरिका में। एक्चुअली उससे भी $30 अप्रॉक्सीमेटली कमाने पड़ेंगे, अभी तो उससे भी ज़्यादा होगा। करीब $45 कमाने पड़ेंगे अमेरिका में 2 समय का खाना खाने के लिए या 3 समय का खाना खाने के लिए, इंक्लूडिंग 1 मील एज स्नैक्स। $45 लगेंगे। मतलब अगर उसको भी हम कंपेयर कर लें तो 45 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्रेड डील को। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और यूएस इंडिया का ट्रेड डील जो है फाइनेंशियल टर्म्स में इक्विटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि रुपये का वैल्यू ज़्यादा है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, रुपये का वैल्यू कैसे ज़्यादा है? क्योंकि जो आप चीज़ें खरीद सकते हैं, समझे आप, भारत में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अर्बन सेंटर्स की, मुंबई में या दिल्ली में, जहाँ पे लोग एक स्टारबक्स चाय के लिए भी 600, 700, 800 रुपये दे देते हैं, विच इज़ स्टूपिडिटी और फूलिशनेस। मैं स्वयं ही जो सड़क के किनारे होता है, आई प्रीफर दोज वेंडर्स मोर देन एनी ऑफ दिस ब्रांड्स, है ना। अमेरिका में ऐसा ऑप्शन होगा तो मैं ज़रूर चूज़ करूँगा वैसा ऑप्शन, लेकिन अमेरिका में ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो कॉर्पोरेटाइज्ड अमेरिका है वर्सेस इंडिया, ये अनइक्वल ट्रेडिंग पार्टनर्स है, अनइक्वल ट्रेड डील्स है। तो इस पे भयंकर इंडिया नेगोशिएट कर रहा है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फार्मर्स। क्योंकि अमेरिका जो डंप करना चाहता है वो चाहता है बीमारी डंप करना चाहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का पॉपुलेशन रिडक्शन का प्लान वो सक्सेसफुल हुआ चाइना के विरुद्ध। चाइना में इस समय एक बच्चे पॉलिसी की वजह से और दूसरा अमेरिकन डंप की वजह से, जो उन्होंने डिजीज एक्सपोर्ट किए कोविड-19, उसकी वजह से चाइना का मेजर पॉपुलेशन प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना मेजर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। और पिछले 2 महीने में ये बाहर आ गया। अब अमेरिका को चाइना की वीकनेस पता लग गई कि शी जिनपिंग को डेस्परेटली अमेरिकन डील चाहिए। लेकिन चाइनीज अगर देखा जाए तो सनातन का ही पार्ट थे या मानते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे उनका जो नेगोशिएशन स्किल्स है वो भी उन्होंने काफ़ी आगे आया कि उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने जो करना चाहिए, उन्होंने नेगोशिएशन टफ कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रुके अमेरिका की। तो अब इससे क्वेश्चन उठता है, भारत पर भी एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा है, तो अमेरिका क्या बेचना चाहता है? क्योंकि अमेरिका तो कॉर्पोरेशन है, क्या बेचना चाहता है? बड़ा संदेहास्पद है। अमेरिका भारत को क्या बेचना चाहता है? तो मुझे तो दिखता नहीं कि एग्रीकल्चर पे फोकस क्यों, वो भी जीएमओ पे फोकस क्यों। इसका मतलब अमेरिका की जो फार्मा और एग्रीकल्चर दोनों मिलके भारत को कुछ डिजीज बेचना चाहते हैं या कोई ऐसा एक्शन भेजना चाहते हैं जिससे कि भारत का पॉपुलेशन रिडक्शन हो। ये ग्लोबल पॉपुलेशन रिडक्शन की बात हो रही है। अब भारत को देखना पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट है उसके फार्मर्स का, क्या इंटरेस्ट है उसकी प्रजा की हेल्थ का, ये भारत को देखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भारत के लिए सूटेबल नहीं है।
क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक है, अमेरिका का एग्रीकल्चर इनऑर्गेनिक है। भारत में जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू मेक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक, नो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर में आप इट्स जस्ट लुक एट अमोनिया नाइट्रेट और सब, ये तो एक्सप्लोजिव भी होते हैं, फर्टिलाइजर में भी यूज होते हैं, दोनों जगह यूज होते हैं। तो ये इस ए बिग चैलेंज फॉर इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने में भारत ने बहुत टफ, अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि टफ क्यों इसको बोला जा रहा है। उसमें सीधा आपको मना करना चाहिए, बस नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आउट, ये आइटम ही आउट, नो ओपनिंग इकोनॉमी, नो ट्रेड फॉर यू। क्यों आप डिजीज पैदा करेंगे जो चाइना के साथ किया है। तो ये बड़ा क्रूशल मैटर है जिसको बहुत ही कम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर तो गौर दें और इसको लोगों को बताएं भी। तीसरा इंसिडेंट हुआ, इंडियन आर्मी का, इंडियन मिलिट्री का जो एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर में, उसने ग्लोबल डिफेंस के टांगे तोड़ दिए, और अमेरिका का जो B2 बॉम्बिंग है उसने अमेरिका को और भी एक्सपोज भी कर दिया। दो चीजें एक साथ हुई। तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो कंक्लूसिव आउट मतलब कि आउट मनूवर, आउट मास्टर कर दिया भारतीय सेना ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का डिफेंस और भारतीय प्लेन्स का प्रिसिशन स्ट्राइक्स, भारतीय मिसाइल्स का एक्सप्लोजिव डिस्ट्रक्शन, मतलब जो उन्होंने किया, इस मैं उसको एक्सप्लोजिव इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स माइंड ब्लोइंग जो उन्होंने किया, प्रिसिशन और गहरा आघात किया, उससे पूरा पश्चिम रैटल्ड है। क्योंकि उनको मालूम है इसका साइज, कि ये अगर उन्होंने छोटे स्केल पे किया है तो बड़े स्केल पे क्या क्या नहीं कर सकते। मतलब मेडिटेरेनियन तक भारत आज़ाद करा सकता है। वो तो प्रॉब्लम है कि एशियन कंट्रीज में चाइना जैसी कंट्रीज का जो वेस्टर्न टूल बने हुए हैं एशिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, वैसे तो करना ही चाहता है। अमेरिका सारे युद्ध एशिया में लड़ता है, क्योंकि वो देखिए, हमारे शास्त्री बोलते हैं कि अपने जो सीमाओं से दूर युद्ध करना चाहिए, दुश्मन की सेनाओं में युद्ध करना चाहिए, दुश्मन की जमीन पे युद्ध करना चाहिए। पाकिस्तान तो भारत की जमीन है, उस पर तो युद्ध करेगा ही, भारत का हक होता है कि उसको पूरा ले ले वापस। लेकिन अमेरिका 10,000 मील दूर युद्ध कर रहा है, 10,000 किलोमीटर दूर युद्ध कर रहा है। ये दिखाता है कि उन्होंने कुछ तो सीखा है अपने पुराने सभ्यताओं से। घर पे युद्ध नहीं करते, बाहर युद्ध करते हैं। लेकिन कर्म ऐसा होता है कि आप दूसरों को तकलीफ देते हैं तो घर में तकलीफ पैदा होती है, और अमेरिका के अंदर से ही तकलीफ पैदा हो रही है हर तरफ से, और उन्हीं के एंग्लो सैक्सन कम्युनिटीज में तकलीफ पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ट्रंप नाराज से घूम रहे हैं इधर उधर। क्योंकि उनकी मीडिया जो दूसरों को सिखाती थी कि अपने सरकार पर विश्वास ना करो, अमेरिकन मीडिया बोल रही है पब्लिक को कि आप सरकार पर विश्वास मत करो। उनको बड़ा चिढ़ लग रही है इसमें, क्यों नहीं विश्वास करें, क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन का बीमारी होता है। अगर मैंने बोल दिया तो आपको सुनना पड़ेगा, ये हिस्टोरिकल है, आप मेरे कई वीडियोस में आप देख चुके हैं इसको। तीसरा इंसिडेंट हुआ ईरान और इजराइल का, जिसमें डिस्पाइट इजराइल का ऑन पेपर सुपीरियरिटी, और इजराइल ने बहुत अच्छे मिलिट्री मनूवर्स किए हैं ऑपरेशन सिंदूर से मिलते जुलते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सीखा, बट सारी मिलिट्री सीखती हैं। ओके, भारत ने भी सीखा FPV ड्रोन्स को कैसे काउंटर करते हैं यूक्रेन रशियन युद्ध से। भारतीय सेना ने भी ये सीखा किस तरह उसको मनूवर करना है, किस तरह ड्रोन्स को अरेंज करना है, एयर डिफेंस को कैसे अरेंज करना है, और लेयर डिफेंस कैसे बनाना है, लुकिंग एट रशियंस और अदर कंट्रीज जिनके पास ऐसा है, इंक्लूडिंग इजराइल। और इजराइल ने भी वो सीखा भारत से कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे करते हैं, और भारत ने फिर सीखा कि B2 बॉम्बिंग होता है तो हैवी बंकर बस्टर्स होते हैं, तो भारत को अग्नि मिसाइल सिस्टम या सबके किसी और के थ्रू वही कैपेबिलिटी लानी है। तो भारत प्लान कर रहा है 7.5 टन का वॉरहेड जो गिराए, फिर उसको बढ़ा के 13 टन का गिराए। ऐसे भारत भी प्लान कर रहा है मिसाइल्स के थ्रू, क्योंकि आजकल वही कैपेबिलिटी आपको मल्टीपल ऑप्शन से मिल जाती है। या तो आप 30-38 घंटे उड़े, या आप 38 घंटे की फ्लाइट करें, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सेम कैपेबिलिटी, सेम रिजल्ट, आउटकम्स मैटर मोर देन योर अप्रोच।
क्योंकि अप्रोच से भी आपको आउटकम ही अचीव करना है। तो अगर अमेरिका B2 बॉम्बर यूज करता है और भारत मिसाइल्स यूज करता है, दोनों सेम चीज है। उल्टा मिसाइल विल बी चीपर ऑप्शन, बिकॉज इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा। तो सेम ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। वही दिखा आपको ईरान इजराइल युद्ध में कि इजराइल यद्यपि ज्यादा शक्तिशाली है ऑन एवरी फ्रंट, और उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इन जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट्स लाइक बराकेट, जो भारत और इजराइल का जॉइंट वेंचर है, फिर भी ईरान वाज एबल टू डिस्ट्रॉय देयर नेटवर्क। भारत को बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस इंसिडेंट से, कि भारत ने 99 में सीखा था कि भारत अमेरिकन जीपीएस पर रिलाई नहीं कर सकता, तो भारत ने नेविक को किया, लेकिन नेविक स्लो चल रहा था प्रोग्राम, बट यहाँ पे उसको वापस यूज किया गया और भारत को भी बहुत लैक्यूने दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर में, जिसको भारत उसकी पूर्ति कर रहा है हर तरफ से। लेकिन जो भारतीय डिफेंस सिस्टम्स है, अब ये लोगों को पता लग गया कि वो बहुत ही लीथल है और उनका ग्लोबल रीच है। अब लोगों को संदेह नहीं होगा, इसलिए वेस्ट थोड़ा सकते में है कि भाई हम जिस भारत की हमने पेंट इमेज करी अमेरिका में, वेस्ट मतलब अमेरिका या यूके, वो भारत नहीं है। उनको पुरानी बातें याद आ गई, यूरोपियन युद्ध 1, यूरोपियन युद्ध 2 की, कि वहां पे किस तरह भारतीय सोल्जर्स ने बहादुरी का परिचय दिया था। और अब जो ये भारत है, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी इकोनॉमी, चाहे वो हम उनसे ट्रेड करें या ना करें, तब भी ग्रो करने वाली। अब उनको ये पता लग गया। और अब जो ये दो इंसिडेंट, दो युद्ध हुए, ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, और इसमें फिर उसके बाद एससीओ मीटिंग होती है। अब तीनों को कनेक्ट करिए आप। एससीओ की मीटिंग होती है, वहां पे राजनाथ सिंह पेन ऐसे रख देते हैं, ऐसे उठा के ऐसे रख देते हैं, नहीं साइन करेंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टेररिज्म शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। ये टर्म है, क्योंकि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ टर्म्स। इंग्लिश जो है टर्म्स की लैंग्वेज होती है, वो कोई भाषा साधारण, वो कोई नेचुरल भाषा नहीं है। इंग्लिश वो टर्म्स की लैंग्वेज है। तो टेररिज्म आपने डिफाइन नहीं किया, तो पता नहीं लग रहा है कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। अगर क्योंकि डिफाइन नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या है, अगर आप डिफाइन कर दिया तो अदृश्य राज्य के सारे गेम प्लान्स को टेररिज्म बोला जाएगा, इसलिए नहीं किया। अदृश्य राज्य मतलब ये जो एजेंसीज होती हैं, जो सरकार की होती हैं, उन्हीं को, और वो किसी एक आइडियोलॉजी पे चलती हैं, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड की आइडियोलॉजी चलेगी, वो पूरा का पूरा सिस्टम या डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा टेररिज्म में आ जाएगा, इसलिए नहीं किया। और भारत की भी एजेंसीज हैं जो कि काम अपना करती रहती हैं, वो अलग लेवल पे चलती हैं, क्योंकि वो दूसरे देश में गड़बड़ी नहीं कर रही हैं। जब भारत के ऊपर कुछ उनको डर लगता है तो वहां पे वो काम करती है। अब इन सब इंसिडेंट्स के बीच में एक अजीब सा इंसिडेंट हो जाता है ना। वो क्या होता है, आप ध्यान करिए, वो क्या होता है। वो ये होता है कि अमेरिकन जो व्हाट्सएप और अमेरिकन जितने भी सिस्टम्स हैं, जीपीएस, इनके ऊपर ईरान एक रिपोर्ट डालता है, उनको बैन करता है, ईरान जीपीएस से भी बाहर निकलता है। तो मतलब ब्लाइंड आई इन द स्काई ये होता है। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो भी वो एश्योरेंस आपको देते हैं, वो अमेरिकन डिपार्टमेंट जो डिफेंस है वहां पर भी एम्प्लॉयज को बैंड होता है, वहां आप यूज नहीं कर सकते। यूएई में भी बैंड होता है, आपको पता होगा, बहुत सारे देशों, लेकिन भारत में खुला हुआ है। तो उसके थ्रू ईरानी जनरल्स को टारगेट किया गया था। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट का बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि सबको मालूम है मेटा किसने बनाई थी। मेटा का पर्पस क्या है, मार्क जुकरबर्ग तो फेस है, क्या पर्पस है, तो उसको क्वेश्चन किया जाता है। ये वाटरशेड मोमेंट है। और उसके बाद सडनली अमेरिका का वापस आक्रामक रुख आता है, क्योंकि ईरान रिजेक्ट कर देता है IAEA के इंस्पेक्शंस, क्योंकि वो जो भी इंस्पेक्शन में साइंटिस्ट थे उन सबको मार दिया गया। मतलब एक और डिबॉचरी हुआ, ट्रस्ट एक और तोड़ा गया। पता नहीं लोग क्यों नहीं सीखते इतिहास से अमेरिका के, कि जितने भी इन्होंने ट्रीटीज किए हैं
1776 से आज तक कुछ भी एक भी फॉलो नहीं किया है। मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि वो जो बोलते हैं वो उसमें बिलीव ही नहीं करते, नेगोशिएशन टेक्निक है, क्योंकि वो आपको इंसान मानते ही नहीं है। उनकी फिलॉसफी में आप इंसान ही नहीं, आपका कोई रिलीजन ही नहीं है। सही बात भी है, हम तो धर्म फॉलो करते हैं, रिलीजन का हमारा, हम वो रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, स्वयं ही रिकॉग्नाइज करते हैं। हम धर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि वो साधारण है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, और वो दिखता है, हर जगह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सब इंसिडेंट होने के बाद भारत की नई पॉलिसीज आती है। भारतीय सेना डिक्लेयर करती है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो भारत को उसको हटा दिया जाएगा। अब अमेरिका ने 3 बेसेस लिए हैं पाकिस्तान में। चाइना को पता है कि अमेरिका पाकिस्तान बिक चुका है, अब कोई भी एश्योरेंस चलने वाली नहीं है। उसके सारे चाइनीज वेपन्स की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास पहुंच चुकी है, और चाइना फ्यूचर वेपन्स को देने से उसको डर लग रहा है कि उसको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एक तो भारत ने पकड़ लिया, फिर अमेरिका ने पकड़ लिया, तो उसको डर लग जाएगा। और अमेरिकन बेसेस जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में थे, अब वो फुल्ली एक्टिव है। क्या जरूरत है अमेरिका को इधर रहने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है? नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, वो है एग्रीकल्चर एक्सेस की। क्यों अमेरिका सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है? क्योंकि उसके माध्यम से चाणक्य ऋषि बोलते हैं, आपके दुश्मन राष्ट्र को कभी भी आपके भोजन स्रोत या भोजन पे उसको कभी भी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, आपकी औषधि पे एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ये चाणक्य नीति है, और इस चाणक्य नीति का पालन करना इस समय सरकार का धर्म है। और मुझे मालूम है कि जो देशभक्त हमारे गवर्नमेंट्स में है, भारतीय गवर्नमेंट में है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट सिर्फ भारत की गवर्नमेंट नहीं है, ये भारतीय गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, भारतीय गवर्नमेंट पूरे संसार के मूल निवासियों की भी सरकार है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ ऑल नेटिव्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इसको ग्लोबल साउथ भी बोलते हैं, उसकी भी सरकार है। तो भारतीय सरकार का दायित्व तो बहुत ज्यादा है, और उसको निर्वाह करना चाहिए। हर एम्बेसी में, हर जगह से नेटिव इंडिजिनस पीपल को रिकॉग्निशन देनी चाहिए। मेरा अपील भी है सरकार से, एज एन एम्बेसडर ऑफ नेटिव अमेरिकन, ऑफ अपाचे एंड अपाचे नेशन, कि उसको करें, हम लोग को रिकॉग्नाइज करें, सबको, हमको ही नहीं, सबको, कल्चरल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब धर्म की दृष्टि से। चलिए, आज मैं तय रखूंगा, आपको मेरे हिंट्स मिल गए होंगे, और जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिनको आप दिखा सकते हैं उधर शेयर करिए, लोगों को बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, धर्म का ज्ञान लीजिए सिस्टमैटिक तरीके से, और प्रचार भी करिए। हमको बहुत आवश्यकता है आपकी सपोर्ट की। सेथोलॉजी को शेयर भी करिए, हमको सपोर्ट करिए। वी नीड इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आप काफ़ी नेटिव अदर ट्राइब्स को आप देखेंगे, प्लीज़ वहाँ भी हमारे साथ जुड़िए। अगले शो तक के लिए नमस्कार एंड जय जगन्नाथ।